एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रद्दू प्रसाद जी हैं और हमारी उनसे बातचीत चल रही है। पिछले 2 एपिसोड में भी आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने अपने कार्य को किया और आगे उनके क्या विचार हैं, क्या उनके लक्ष्य हैं और क्या उनकी योजनाएं हैं। हम उनसे जानेंगे। आगे इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हम आपकी करवा रहे हैं और इस वक्त आपसे अनुरोध है कि इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें जो बिल्कुल फ्री है, और इस कार्यक्रम को अगर आप और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर जरूर करें। अब साइकिल पर चलना, पैदल यात्राएं करना, मैं जिस बुंदेलखंड से आता हूं तो बसपा के प्रादुर्भाव के पहले भी हमने बांदा में 0 बैलेंस पर दलित पिछड़े विधायक और सांसद जिता के ले गए बिना रुपए पैसे के। बांदा इस इलाके से तो 1967 में एक अनपढ़ आदमी जनरल सीट से, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति थे आदरणीय श्री दुर्जन भाई, वो जीत करके यूपी के असेंबली में पहुंचे। तो एक उत्तर प्रदेश में छिटपुट रूप से तो 1960 के बाद से ये जागृति चेतना का दौर था और एक जन आंदोलन का रूप था। अभी जो महंगा चुनाव है और महंगी लोकतांत्रिक, खर्चीली लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यानी आपको जनसभा भी करनी है, जन संसद लगानी है, तो 10-20 लाख खर्चा किए बिना आप जन संसद नहीं लगा सकते। तो ये एक दिखावे का भी वक्त है ना, ये बहुत बड़े संख्या तो इससे बाहर आना होगा हमें। अगर हम खर्चे पर, क्योंकि महंगा तो चुनाव, मुकाबला कैसे करेंगे? बाकी जो दल है उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? वो भी तो खर्चा इफरात से वो भी मुकाबला करने के ही कंपटीशन में हम लगे ना, तो हम भी नोटों वाला चुनाव के हम पक्षधर हो गए। दलित पिछड़े वर्ग की ताकतें भी इस बात की पक्षधर हो गई कि चुनाव नोटों से होना चाहिए। बताइए भाई, नोट है तुम्हारे पास? नहीं। तो उसने कहा नहीं साहब हुजूर, नोट तो कम है पर वोटों का भंडार है मेरे पास, मेरी मास फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। नोट है तेरे पास? कहा नहीं, नोट तो कम है नहीं ज्यादा नोट मेरे पास, इतने हैं कि मैं चुनाव लड़ लूंगा। तो ये जो दौर है कि चुनाव अगर वोटों से होगा तो वो कामयाब हो जाएंगे जिनके पास वोट ज्यादा है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, और अगर चुनाव नोटों से होगा तो वो कामयाब हो जाएंगे जिनके पास नोट ज्यादा हैं और वोटों का अकाल है, वोटों का अभाव है, जिनकी संख्या बल कमजोर है। तो संख्या बल कमजोर लोग हमेशा नोटों वाले चुनाव को प्रस्तावित करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि चुनाव पैसे पर होना चाहिए, सारे फैसले पैसे पर होने चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार को जन्म देता है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी दल जितना ज्यादा चुनाव में कैंपेन में रुपया खर्चा करेगा, चुनाव के बाद उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, उतना ही ज्यादा गले तक वो उद्योग जगत के या दूसरे और लोगों के हाथ में बंध चुका होगा, उनके यहाँ बंधुआ मजदूर बन चुका होगा। इसलिए मानवर काश्यप जी ने कहा कि सच्चा जनतंत्र वो है जो जनता पैसा लगाए, और जनता पैसा लगाए लोगों ने माखौल उड़ाया। लोगों ने क्या बकवास की बात कर रहा है, एक नोट एक वोट वाला। हाँ, कहीं जनता पैसा लगाती है। पर मानवर कांशीराम जी ने अटूट मेहनत किया और हम जैसे उनकी मेहनत को देख करके हम जैसे लोग भी जुट गए रात दिन, और हम लोग भी भूखे प्यासे रह करके उस दौर में काम किए। 1 सैकड़ा से ऊपर निर्धनों के बच्चे विधायक जीत के आ गए। घोरहू राम का बेटा भी विधायक बन गया, सांसद बन गया, पार्लियामेंट में पहुंच गया, और वहां पर उन मुद्दों को उन्होंने बात किया उनसे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको सच्चा जनतंत्र लाने के लिए तो वोटों के साथ नोट लगाने के आदत डालनी होगी, छोटे साधन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। वॉल राइटिंग का आप देखें, इलेक्शन कमीशन लिखित रूप से आदेश जारी करता है कि वॉल राइटिंग बैन की जाती है। हाँ, होर्डिंग आप लगा सकते हैं, यानी खर्चीला चुनाव अलाउ है
और जो बिना पैसे का चुनाव है, वॉल राइटिंग से अपनी अभिव्यक्ति देना, अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार दीवार पे लिख करके करना, इसका मतलब भारत का चुनाव आयोग उद्योग पैसे के उपयोग को चुनाव में बैलेट करार दे रहा है। वो चुनाव आयोग प्रोत्साहित कर रहा है कि जो निर्धन का प्रचार अभियान है वो बैन, और जो अमीर का प्रचार अभियान है, महंगी से महंगी होर्डिंग, महंगा से महंगा प्रचार तंत्र, उसको अलाउ कर रहा है। तो इसलिए ये निश्चित रूप से भारत के चुनाव आयोग के ऊपर भी सवालिया निशान है। तो वॉल राइटिंग का उपयोग, और दूसरा चलता फिरता टेलीविजन। तो चलता फिरता टेलीविजन का हमें इस्तेमाल करना होगा, जो माउथ मीडिया है, ओकल प्रचार। तो ओकल प्रचार ये इसका बड़े पैमाने पर निश्चित रूप से, इसलिए हमें प्रचारकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी शोषणकारी ताकतों ने तो प्रचारक की संख्या एक है, हाई क्वालिफाइड प्रचारक, और इसलिए उससे कहा गया कि तुम गवर्नमेंट चलाने में अपना टाइम बर्बाद ना करो, तुम केवल प्रचारक पब्लिशर हो, तुम बहुत अच्छे ओरिएंटर हो, तुम्हारी टैलेंट को हमने पहचान लिया है, और तुम बेस्ट ओरिएंटर हो, पब्लिक कंपेनर तुम बहुत अच्छे हो, तो तुम केवल कंपेन करते रहो। तो हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को सरकार चलाने में व्यस्त नजर नहीं आता है, वो कंपेन करने में हमेशा व्यस्त नजर आता है। तो हमें कंपेनर बढ़ाने पड़ेंगे। हमारा काम एक कंपेनर से नहीं चलेगा, हमें लाखों कंपेनर चाहिए। जी 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 जी। तो लाखों कंपेनर के लिए हमें जन जन को बीच से जो विक्टिम क्लास है, उस विक्टिम पीड़ित वर्ग से ही हमें ये कंपेनर निकालने होंगे। तो हीरो वर्शिप, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही कहा कि हीरो वर्शिप खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। तो जो हम सुधीर जी, आप भी काफी देर से हीरो तलाश रहे हैं, और आपकी भी खोज है कि हीरो कौन है। हीरो खतरनाक है अब साहब। हीरो अगर हुआ हो शोषणकारी ताकतों के लिए सुविधाजनक है, एक्सप्लॉइटर फोर्सेज के लिए। आपने हीरो प्रोडक्ट किया और कुछ ही महीनों में हीरो कैच हो गया। तो इसलिए शोषणकारी ताकतों की रणनीति के हिसाब से हमें जी जी जी, वाकई रणनीतियों में जो तत्कालीन मुद्दे हैं, जैसे कि अभी इस वक्त बेरोजगारी मुद्दा है, जो हालांकि सरकार उस मुद्दे को उछालती नहीं है, उसके लिए तो कंगना मुद्दा है। तो जो तत्कालीन मुद्दे हैं, लोगों के जॉब, नौकरियां जा रही हैं, लोगों की स्थिति, जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बहुत सारे जो ऐसे स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो तत्कालीन मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों को लेकर जो है पार्टियां, वो उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग है भारत का, वो नायक प्रेजेंट कर रहा है, और जो शोषितों के तथाकथित लोग हैं वो नायक नहीं है, वो भीड़ के पिछलग्गू हैं। वो भीड़ को कंटेंट देना चाहते हैं, मुद्दे नहीं देना चाहते। याद रखिएगा, कंटेंट और मुद्दे, यानी भीड़ किस में खुश होती है, तो वो मुद्दे लेकर के आ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो नायक तो आगे चलता है और पब्लिक को मोटिवेट करता है कि ये रास्ता ही सही है, मेरे ऊपर भरोसा करो। और वो फिर अगर पब्लिक सेटिस्फाई नहीं होती है तो ठहर जाता है और पब्लिक को कन्विंस करता है जी। पर यहाँ तो नायक तलाश रहा है, कठपुतली नायक, कि पब्लिक का टेस्ट क्या है यार जरा। तो पब्लिक का टेस्ट जो है हिंदूवाद पर है। तो तथाकथित अम्बेडकरवादी दल भी ट्वीट करके बात करते हैं कि राम के आदर्शों पर सरकार चलाइए जोगी जी। राम के आदर्श, अरे राम का आदर्श तो शंभू को काट डालना था, मार डालना था। राम का आदर्श तो अपनी ब्याहता पत्नी को जंगल में छोड़ देना था, यही तो राम का आदर्श था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो नायक है, लीडरशिप है, उसको मुद्दे जो शिक्षा है, बड़ा मैं समझता हूं कि मेरी जो अपनी समझ है कि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। और एक चीज हम ये भी देखते हैं, जितने भी बहुजन जो नेता हैं उनमें एक चीज हम ये भी देखते हैं कि वो
जो है वो असहिष्णु नजर आते हैं, वो अपनी आलोचना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो हाँ हम नहीं ये ये, देखते कि एक एक बात कही भी गई थी कि हाँ निंदक नियरे राखिए। तो हाँ ये बिल्कुल, हाँ निंदा अगर आप सुनने की हिम्मत नहीं है आप में, अगर आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप फेल भी हो सकते हैं, हाँ क्योंकि नहीं बिल्कुल वो फेल हो जाते हैं ना, स्टेबल नहीं होंगे, वो हम्म सस्टेन नहीं करेंगे, हम्म कुछ ही दिनों के बाद विलोपित हो जाएंगे, हाशिए पे ढकेल दिए जाएंगे। जी देखिए लोकतंत्र एक गुड प्रोसेस, हम्म डेमोक्रेसी एक गुड प्रोसेस है। हम्म तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के शोषित पीड़ित क्लास को हम्म नए तौर तरीके, और इसलिए मैंने कहा कि अगर हमें लोकतंत्र को कामयाब बनाना है, हम्म, निर्धनों का लोकतंत्र कामयाब बनाना है, तो कबीर और कांसीराम के पास जाना होगा। जी कबीर के तौर पर, कबीर का तो कोई संगठन भी नहीं था, हम्म और आज भी हम कबीर के कायल हैं। हम्म कांसीराम जी का तो चलो संगठन था एक, पर कबीर तो बिना संगठन के ही काम किए। जी 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 तो जी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, हम्म वो बड़ी चीज है। जी 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 संगठन का जो आकार है, हम्म डिजाइन है, हम्म वो कहीं ना कहीं जड़ता प्रदान करता है। हम्म इसलिए परिवर्तनकारी वेव चाहिए, हम्म परिवर्तनकारी थॉट चाहिए, नहीं तो इस परिवर्तन परिवर्तनकारी इस परिवर्तनकारी संगठन नहीं। हम्म परिवर्तनकारी संगठन तो वेस्टेड इंटरेस्ट ले आता है अब आते ही। तो ठीक है, एक ठीक भारत ठीक में लंबे समय तक जहां हम्म एजुकेशन बैन की गई, हम्म जहां एजुकेशन न केवल बैन की गई बल्कि मृत्यु दंड का दंडनीय अपराध हम्म लंबे समय तक, हम्म। हजारों वर्षों तक मैं इसी पर आ जहां रहा था भाई, स्थापित, जी 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 हाँ, जी जी तो जी जी स्थापित रहा हम्म दंडनीय अपराध, तो हम्म वहां पर थिंकिंग प्रोसेस को किल किया गया है। हम्म हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है हम्म इंडिविजुअली 10-20 लोगों में हम्म 1848 से प्रारंभ हुई, हम्म और बाबा साहब अम्बेडकर खुद देखते थे कि कोई सोच विचार कर नहीं रही रहा, मैं अकेले सोच विचार कर रहा हूं। तो हम्म बेचारे बहुत वर्डन महसूस करते थे, हम्म और बहुत ही और देखते भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना कुछ लिखा है हम्म और जितना कुछ बोला है, तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे थे वो, हम्म बोल ही रहे थे क्या, लगा था वो लिख ही रहे थे क्या, कुछ और काम नहीं था उनके पास। जबकि उसी दौर में उन्होंने यात्राएं किया, उसी दौर में कैंपेन किए उन्होंने, उसी दौर में चुनाव भी लड़ा उन्होंने, बहुत सारा काम किया। तो जी जी इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे हम्म कि हमें जब सोच विचार वाले हम्म लोगों की अब संख्या बढ़ी है, हम्म और ये मुश्किल से 25 साल से इधर सोच विचार, थिंकिंग स्किल हमारे अंदर डेवलप हुआ है, जी इंप्रूव हुआ है, हम्म सोच विचार की शक्ति हमें बढ़ी है। तो उसके लिए आपस में मीटिंग, आपस में सीटिंग और आपस में ईटिंग हम्म तो आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। बिल्कुल और बिल्कुल बात करके, और हम थिंकिंग हाँ प्रोसेस को निश्चित रूप से एक नए सोच विचार के साथ जनमानस में इसको ले जाएं, और लोकतंत्र को कामयाब बना करके, निर्धनों का लोकतंत्र, हम्म ये जो अभी जो लोकतंत्र है हम्म खर्चीला और महंगा, यह अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार और महंगाई को बढ़ावा बढ़ावा देगा। देगा निश्चित। कतई अब भी जो, एक हाँ एक एक एक, एक आखिरी सवाल आपसे, और उसका जवाब 30 सेकंड में देने का प्रयास करें। इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तमाम जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जो चल रही है, इसका परिणाम कहाँ पर मिलेगा? कितना साल इंतजार और करना है हमें? कितना वक्त और चाहिए? नहीं, इसमें ज्यादा देखिए चलने के ऊपर है। हम्म अभी चलना शुरू कर दें हम्म तो मंजिल 10 मिनट की यात्रा है, हम्म 10 मिनट में मिलना शुरू हो जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। हम्म अगर 2 घंटे बाद शुरू करेंगे हम्म, तो 2 घंटा 10 मिनट में मंजिल मिलेगी। जी और अगर अभी हम 1 साल इंतजार करने के बाद चलेंगे, तो हम्म निर्भर करता है आपके कदम उठने पर, हम्म आपके गतिमान होने पर। तो मैं समझता हूं कि युवाओं के मन में ये बातें काफी अब बैक होकर के मानवर कांसीराम जी की तरफ लोग जाएंगे। और इसके लिए हमने मानवर कांसीराम जी के जो स्पीचेज हैं, भाषण हैं, उनको माननीय AR अकेला अलीगढ़ के माध्यम से और उनको पब्लिश कराने का काम किए हैं। अभी मानवर कांसीराम जी के साथ काम किए जो लोग हैं, तो उसको भी हम लोगों ने राइटिंग और स्पीचेज के माध्यम से सामने ला रहे हैं, और हम होंगे कामयाब एक दिन।
ऐसा निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और तमाम जो बहुजन वर्ग है वो इसका इंतजार कर रहा है कि ये कामयाबी जरूर मिले। और कहते हैं ना कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो स्वाभाविक रूप से एक परिवर्तन तो आता ही है, और ये इंतहा हम मानकर चलते हैं कि वर्तमान जो परिवेश है, वर्तमान जो समय है, ये निश्चित रूप से इंतहा ही है और इसके बाद परिवर्तन तो निश्चित रूप से होने वाला है, ये हम मान के चलते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं और हम समझते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो इस बात को समझेंगे और इस संदेश को आगे तक पहुंचाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। जनमत लाइव 7 चैनल के प्रधान संपादक भाई सुधीर मेश्राम जी से मुझे आज बातचीत करने का अवसर मिला और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जनमत लाइव 7 चैनल बहुजन समाज में जागृति चेतना पैदा करने में और सही कंटेंट जो शिक्षा, बेरोजगारी और सेल्फ रिस्पेक्ट और समानता और स्वतंत्रता के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में और इस मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज को जगाने में निरंतर सतत प्रयत्नशील है और काम कर रहे हैं। मैं जनमत लाइव 7 चैनल के भविष्य की कामयाबी के लिए मंगल कामना पेश करता हूं और हम चाहते हैं सभी दर्शकों से कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें। धन्यवाद।